हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने कुछ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड रे डायग्राम को देखा और रिफ्रैक्शन के टॉपिक को अच्छे से समझा। अब आज का जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे कभी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को टच करता हुआ दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करेगा तो लाइट का बेंडिंग होता है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही हम अगर इंसिडेंट करवाएं, रिफ्रैक्शन ना हो करके रिफ्लेक्शन हो जाए? तो ऐसा भी केस होता है, और ये केस कब होता है? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो किस एंगल पे होता है और उसके लिए क्या कंडीशन है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो वो उन सब चीज़ों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। लिखो, डेफिनेशन लिखो। It is the phenomenon of reflection of light into the same लिखे, ब्रैकेट में लिख दो, denser medium from an interface at an angle greater than the critical angle। रे डायग्राम यहाँ बनाते हैं और समझते हैं। ये इंटरफेस है, इस साइड में रेयरर मीडियम है और इधर डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो देखो, लाइट रे को हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ भेज रहे हैं। यहाँ पे सोर्स ले लिया, चलो देखो यहाँ पे किसी लाइट सोर्स को रखा गया है, ठीक है, लाइट सोर्स को रखा गया। तो ये बताओ, ये जो इंसिडेंट हो रहा है इस इंटरफेस पे, बाउंड्री पे, वहाँ कैसे इंटर हो रहा है? नॉर्मली। तो अगर नॉर्मली इंटर होता है तो रिफ्रैक्शन होगा अलोंग द नॉर्मल, कोई भी बेंडिंग नहीं होता। लेकिन अगर ये लाइट रे थोड़ा अगर तिरछा जाता, ऑब्लिकली जाता, तब बताओ उस केस में क्या होता? लाइट अगर मान लो यहाँ ऐसे आया, तो जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहाँ क्या बनाते हैं हम लोग? नॉर्मल। तो यहाँ नॉर्मल बनाओ, बन गया नॉर्मल। लाइट रे को जाना किधर चाहिए था बताओ? लाइट रे को जाना किधर चाहिए था? ऐसा चला जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं जा करके किधर जाएगा ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके पास बेंडिंग होने का दो रास्ता है, इधर मुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इधर मुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो किधर बेंड करता है? लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इधर बेंड कर गया, ठीक है। ये लाइट रे इधर बेंड कर गया, समझ गए? ये इंसिडेंट रे होगा ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, और ये क्या है? नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई से लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किससे लिखेंगे? आर से, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। लाइट रे थोड़ा और अगर दूर में इंसिडेंट करवाते सरफेस पे तो क्या होता? थोड़ा और दूर में इंसिडेंट होता तो इस पॉइंट पे भी नॉर्मल बना लो, यहाँ पे भी अगर नॉर्मल बनाए तो बताओ लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसा जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन इधर ना जा करके किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड कर जाएगा इधर। तो ऐसा ये बेंड होगा ना तो लगेगा क्या कि ये ग्रेजिंग करता जा रहा है, ये सरफेस को ग्रेज करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे बताओ ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कितना डिग्री है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? 90 डिग्री। अगर लाइट है थोड़ा और दूर इंसिडेंट होता तब बताओ क्या होता उस केस में? तो इस जगह पे नॉर्मल बना लो, ठीक है। लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे चला जाता, ठीक है। लेकिन अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसका नाम रख दें,
इसका नाम रख दो I1, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1। इसका नाम रख दो I2, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। ठीक है, इसका नाम क्या रख दे बताओ, I3। तो इसमें बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा किधर बेंड करेगा ये, यहाँ तक तो क्या हुआ, सरफेस को टच करता गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है। थोड़ा सा और बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो गया। अभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ तक रहेगा, क्या और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा ना, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। अब बोल सकते हैं मिरर के जैसा बिहेव करने लगा ये सरफेस, तो इंसिडेंट हुआ लेकिन रिफ्रैक्ट ना करके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, ये कौन सा रे कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, तो इसको नाम क्या रख देंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R3 बोलते थे। ठीक है, और इसको अगर बोलना चाहते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये देखो तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ, जिस मीडियम से शुरुआत हुआ था उसी मीडियम में वापस से आ गया कि नहीं आ गया। डेफिनेशन पढ़ो, पढ़ो कोई एक जन पढ़ो, इट इज द, पढ़ो, इनटू द सेम, ब्रैकेट में लिखे हैं सेम, अब ब्रैकेट में क्या लिखे हो, डेंसर मीडियम, तो वापस क्या होगा, सेम मीडियम में आएगा, और मीडियम कैसा रहता है, डेंसर मीडियम। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, फ्रॉम एन इंटरफेस, इंटरफेस से ही रिफ्लेक्शन होगा, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अच्छा ये अभी क्या हो गया ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग IC लिखते हैं। ठीक है, क्यों IC लिखते हैं, क्योंकि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पर क्या होगा, लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो क्या होगा, सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो लाइट रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन, इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। समझ में आया ना, तो इसलिए इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया, लिख लो, इतना बनाओ पहले। तो देखो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है, लाइट मीडियम को चेंज करेगा लाइट रे, तो ये ग्रेज करता हुआ जाएगा। ठीक है, और इससे कम रहेगा तो रिफ्रैक्शन शो करेगा, और इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो गया तो रिफ्लेक्शन शो करने लगता है। तो वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे लाइट रे जो है ना वो कितना डिग्री पे निकले, नॉर्मल से 90 डिग्री पे, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया, IC क्या है, ICU में भर्ती मत कर देना इसको, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया, ठीक है, चलो लिखो, एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के लिए, ये आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कंडीशन तो बता दी यहाँ पे, उसी को थोड़ा डिटेल में लिख भी लो। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या कंडीशन है, कि लाइट रे को कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। लिख लो, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली OPTICALLY, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सेकेंड पॉइंट, the angle of incidence in denser medium should be greater than the critical angle। क्या मतलब है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होना चाहिए, रेयर मीडियम में कि डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो वर्ड पूरा लिखना, जो चीज़ लिखाए हैं पूरा लिखना होता है, समझ में ना, कोई भी वर्ड स्किप मत कर देना। पहला पॉइंट क्या, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दूसरा पॉइंट क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, लिखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो, क्रिटिकल एंगल। 2 पॉइंट हो गया, क्रिटिकल एंगल it is the angle of incidence in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium
becomes 90 डिग्री, becomes 90 डिग्री। पढ़ो मीनिंग बताओ। ये वो एंगल होता है डेंसर मीडियम में जिससे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रेयर मीडियम में ना वो कितना डिग्री बन जाए, 90 डिग्री। तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? ठीक है, लिखो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल पूरा लिख लो तुम लोग। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, मतलब फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो देखो इस केस को फिर से बनाते हैं हम लोग। ये जो केस है ना कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होकर के निकल रहा है वो 90 डिग्री से बना रहा है नॉर्मल के साथ। देखो वो एक पर्टिकुलर रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसको मान ले रहे हैं रेयर मीडियम है, और इधर ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहां पे क्या बनाना है हम लोग को, एक नॉर्मल। तो नॉर्मल बना ली। लाइट रे बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इतना है कि यहाँ पे लाइट रे कितना जो भी एंगल है उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल नाम दे रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल अगर ये है तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होगा इस नॉर्मल के साथ कितने डिग्री पे निकलेगा, 90 डिग्री के साथ। तो ये रहा रिफ्रैक्टेड रे और कितने डिग्री पे निकल रहा, ये है 90 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, तो इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान ले रहे हैं क्या, μ1, और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान ले रहे हैं हम, μ2। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना सारे मीडियम का, बनाओ इतना। और ये क्या है, इंटरफेस है, और ये नॉर्मल। हो गया? एयर होता तो इधर क्या लिखते हैं, 1 लिख देते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इधर कुछ नहीं हो, इधर सिर्फ मीडियम होता तो क्या लिखते हैं, सिर्फ μ2 ना लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, है ना। तो अब देखो इधर आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। बताओ स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। लाइट रे का इंसिडेंस किधर हो रहा है, इस मीडियम से ना। तो जिस मीडियम में लाइट रे का इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पे बताओ कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, μ2। तो μ2 क्या लिखेंगे बताओ, एंगल कितना बना रहा, IC, तो क्या लिखेंगे साइन IC। ठीक है, इक्वल टू जिस भी मीडियम में गया लाइट रे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और उधर कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड है 90 डिग्री। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ से देखो μ2 साइन IC इज इक्वल टू μ1 साइन 90 कितना होगा, 1। समझ गए? तो देखो μ2 और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, μ1, यहाँ लिख दे रहे μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू क्या, μ2 बाई μ1, उधर क्या बचा 1 बाई में क्या साइन IC। तो इसको बोल सकते हैं μ21 इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने आता है। समझ गए? ठीक है, मेन है स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे हमको यही जानना है। समझ में है ना। देख लो ये अप्लाई करना आ जाएगा तो वो भी तुम बना ही लोगे। ठीक है, हो गया, बना लिए। तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आ गया। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछ ही लेता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, क्रिटिकल एंगल क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर बताओ, अगर इसी में बताओ, इसमें बताओ अगर ये क्या होता, एयर होता, और यहाँ पे बस कोई दूसरा मीडियम होता, ग्लास होता, तो क्या लिखते हैं, μ2 लिखते क्या, म्यू लिखे होते। तो यहाँ पे क्या होता, μ/1, तो सिर्फ म्यू आता ना। तो बहुत सारा बुक में क्या करता है, μ इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC लिख देता है। समझ में आया ना।
तो ये हो गया कि हर एक मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको याद रखो, ठीक है, ठीक है। तो देखो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग केबल एक बनाए हुआ है, उस केबल का नाम है क्या, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये जो फिनोमेनन है इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करके, कुछ एप्लीकेशन है भी या नहीं है। इसका एक एप्लीकेशन है क्या, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देख लो क्या होता है, लिखना नहीं, समझो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स बोलो या फिर ऑप्टिकल फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना, वायर ही होता है। हम लोग सिंपल जो वायर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हैं कि एक तो अंदर में मेटेलिक पार्ट होता है, मेटल से बना होता है, और ऊपर एक इंसुलेशन दे दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि बाहर करंट लीक ना करे या किसी को शॉक ना लगे। और जो उसमें सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। लाइट से फास्ट स्पीड किसी का है क्या, तो हम अगर चाहें कि लाइट के बराबर का स्पीड में भेज दें तो हमारा डेटा क्या होगा, बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए क्या किया गया है ना, एक केबल डिज़ाइन किया गया है जिसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। और इस केबल का खासियत ये होता है, तारी है ये, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। तो इस जगह से यहाँ से क्या करते हैं, देखो इसमें होता है क्या, अंदर में एक लाइनिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे वायर हुआ, ठीक है। इसको कोर बोलते हैं जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट होगा, कोर, ठीक है। लिखवाएंगे अभी, रुक जाओ, बस समझ लो, कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आउटर एक अलग टाइप का मीडियम होता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कितना मीडियम चाहिए, कम से कम 2 मीडियम चाहिए, एक डेंसर और दूसरा रेयर, ठीक है। तो बीच में जो हुआ ना, ये एक अलग टाइप का ग्लास टाइप का मटेरियल होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है। और ये बाहर वाला जो है पाइप है, पाइप में देखो, पाइप में ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, सर्कुलर जो पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है, एक लेयर बैठाया जाता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। वर्ड याद रखो क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम में। कोर हो गया इनसाइड वाला पार्ट और क्लेडिंग हो गया बाहर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया सेंडिंग एंड और ये हो गया रिसीविंग एंड, मतलब यहाँ से तुमको सिग्नल भेजना है और कहाँ भेजना है, दूर तक भेजना है, ठीक है। अभी देख लो जियो का जो भी सिग्नल बैठा हुआ है, टावर बैठा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन, ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जो नेटवर्क वो लोग बिछा के रखा है, तो वो कौन सा केबल है, नॉर्मल वायर है क्या, सिंपल वायर यूज़ किया है क्या, फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। और ये तार बहुत महंगा आता है, ये टूटेगा तो क्या नॉर्मल तार के ऐसा इंसुलेशन टाइप प्लस से ऐसा ऐड कर जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता, इसको जोड़ने में बहुत खर्च आता है, ठीक है। और अभी जो डिस्क का ऑपरेटर जो नहीं होते हैं, केबल ऑपरेटर जो होते हैं, वो लोग भी ये सब यूज़ कर रहे हैं, ताकि टीवी में जो इमेज का क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, वो क्या है, अच्छा है, समझ में आया। फाइबर ऑप्टिक्स बहुत महंगा होता है, जोड़ने के लिए इसका एक मशीन आता है, 2 तार को जहाँ मान लो कहीं डैमेज हो गया, टूट गया, पेड़ गिर गया डाल पे, तो टूट ही जाएगा। तो क्या तुम नॉर्मल ऐसे छिल दिया, जोड़ दिया ऐसा, तो जोड़ने जाओगे तो और टूटेगा, समझ में आया। तो इसको ऐसा लाया जाता है, फिर एक बॉक्स होता है, मशीन होता है, उसके साथ भी जोड़ा जाता है। मतलब एक तो तार महंगा है, तो जो भी चीज़ महंगा चीज़ होता है तो उसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट भी क्या आता है, महंगा ही आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है, देखो ऐसा भेजा जाता है ना कि देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे सिग्नल गया, ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है, इस जगह पे इंसिडेंट हुआ। तो बताओ ये कौन सा मीडियम है, ये कोर जो है ना, ये कोर जो है यहाँ पे देखो, और ये जो है यहाँ पे, अगर हम एक नॉर्मल बना लें, ये हो गया, ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम होता है कोर, और जो क्लेडिंग जो है वो कैसा होता है, रेयरर मीडियम। तो बताओ लाइट रे क्या उधर पास होगा, एक ऐसा एंगल पे भेजा जाता है ना कि ये क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज़्यादा, तो ज़्यादा होगा तो ये डेंसर मीडियम, और वो क्या है, ऊपर जो मीडियम दिया गया है पतला सा, वो रेयरर मीडियम। तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ पे वही केस होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा, तो फिर से यहाँ जाएगा। तो ये ऐसा फिनोमेनन चलता रहता है, समझ में आया। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है या फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, याद रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो। एक दो और यूज़ है बता दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, डायग्राम इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन जो इसके बगल में लिखो या नीचे लिखो, अ पॉइंट सोर्स ऑफ, a point source of, a point source of monochromatic, a point source of monochromatic light, monochromatic, mono मतलब
एक क्रोमो, क्रोमा कलर, समझ में आया? क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर। खतरनाक सा वर्ड है लेकिन मीनिंग कलर होता है, समझ में आया ना? मोनोक्रोमेटिक लाइट, अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस, कैपिटल एस, is kept at the center, is kept at the center, is kept at the center of the bottom of a cylinder. A point source of monochromatic light S is kept at the center of the bottom of a cylinder. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है? लिख लिए? देखो एक सिलेंडर है और यहाँ पे लाइट का सोर्स रखा हुआ है, तो लाइट का सोर्स रखा हुआ है तो लाइट का रे क्या होगा? हर एक डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है? समझ गए? फुल स्टॉप। उसके बाद देखो, द सिलेंडर कंटेन्स वाटर, द सिलेंडर कंटेन्स वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैपिटल RI लिखा करो, पेन बचेगा, समय भी बचेगा, एग्जाम में पूरा लिख लेना, समझ में? हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द सिलेंडर कंटेन्स वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लिया वाटर का? म्यू। याद रखो वाटर का 1.33 होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में ही बनाना है, ये ABC के टर्म में आंसर लिखना है। लिख लिए? ABC लिख लिए क्या? क्या लिखे? द सिलेंडर कंटेन्स वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू अ हाइट h, टू अ हाइट h, कितना हाइट तक है पानी? h, स्मॉल h, टू अ हाइट h, फुल स्टॉप। दे दिए फुल स्टॉप। ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम and calculate the area of the water surface, draw the ray diagram and calculate the area of the water surface, draw the ray diagram and calculate the area of the water surface, हाँ, area of the water surface through which light emerges in air। लिख लिए? समझ गए? देखो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर एक बहुत बड़ा झील है, तालाब है कहीं पे, और बॉटम में वाटर लाइट का कोई सोर्स रख दिया जाए, तो उस केस में क्या होता है? लाइट क्या बहुत पूरे एरिया में फैल जाएगा क्या? नहीं। अभी देख लें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। लाइट एक बल्ब है यहाँ पे, तो लाइट अगर यहाँ जो नॉर्मली निकल रहा हो तो सीधा निकल जाएगा, इधर जा रहा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, इधर जा रहा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ जो गया उसके बाद तो सरफेस को टच कर दिया, उसके बाद वो लाइट तो बेंड होकर नीचे ही आ जाएगा, तो उसके आगे दिखने वाला है क्या? इधर भी ऐसा ही होगा, उतना दूर तक दिखेगा, इधर भी ऐसा ही होगा। तो टॉप में देखोगे क्या दिखेगा? एक सर्कल, है ना? तो उस सर्कल का एरिया कितना होगा ये पूछ रहा, समझ में आया? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो, तो बताओ किस पॉइंट तक दिखेगा? क्रिटिकल एंगल तक ही दिखेगा ना, क्रिटिकल एंगल के बाद वाला जो एंगल, उसके बाद तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखो रे डायग्राम इसका बनाओ, लाइट है जो यहाँ जाएगा या फिर लाइट है जो इधर आया होगा, वो क्या होगा? फिर यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल बना लो और खुद एब नॉर्मल हो जाओ, ठीक है? नॉर्मल बना ली। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करें? लाइट रे कैसे चला जाएगा? ऐसा, क्योंकि इसके बाद वाला जो है, इसके बाद थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे ना तो लाइट रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसी पोर्शन यहाँ तक जो होगा तो बाहर निकलेगा, यहाँ भी लाइटें बाहर आएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो लाइटें रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इसी पोर्शन तक दिखने वाला। इधर बताओ, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? IC, ICU नहीं, IC, ठीक। ये इधर कितना डिग्री पे हो जाता है? 90 डिग्री। यहाँ भी तो वही होगा ना, इस एंगल क्या बोलेंगे? IC, और इधर लाइट रे ऐसा चला जाएगा, तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, बताओ कितने एरिया तक लाइट रे चमकता हुआ दिखेगा? तो ऊपर में एक सर्कल बन रहा होगा, ठीक है? तो सर्कल का एरिया ही तो फाइंड करना है। तो बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है? हो गया आंसर, वही है, पाई स्क्वायर ही है। लेकिन दिक्कत है यहाँ R क्या है?
कितना रेडियस तक होगा, समझ में आया ना। तो ये जानना जरूरी है कि ये कितना रेडियस तक लाइट जाएगा, समझ में आया। अच्छा ये बताओ, ये R है और ये H है, तो इसको अपने से यहाँ बना लें H। हाँ तो कौन का एरिया नहीं जानना हमको, तो ऊपर पानी चमकता हुआ जो इस एरिया में देखिए इसका एरिया है, तो ऊपर सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया जानना है। तो सर्कल का एरिया जानने के लिए क्या जरूरी है, जानना रेडियस जानना, तो रेडियस पता करना है। बनाओ, इतना बनाओ पहले कि पूरा बना ले, हम पूरा बना लेते हैं उसके बाद तुम लोग छाप लो, ठीक है। देखो ये एंगल IC है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ, ये एंगल क्या आएगा। दो लाइन अगर पैरेलल होता है, देख लिए, ये अगर जो एंगल है तो ये भी क्या होगा, वही होगा ना। तो देखो ये और ये पैरेलल और ये एंगल IC है, तो ये भी क्या होगा IC, ये भी IC होगा। एक जगह मार्क कर लेते हैं, इसी एक राइट एंगल से हम लोग अपना सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये IC है और ये एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, इस राइट एंगल का बेस, क्योंकि जिस साइड पे 90 डिग्री भी होता है और कोई पर्टिकुलर एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। और ये वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा ना, क्योंकि किसी भी राइट एंगल में तुम अगर यहाँ 90 डिग्री लिए और ये थीटा ले रखे हो तो ये हो जाएगा बेस, क्योंकि जिस साइड पे एंगल और 90 डिग्री होता है उसी को बेस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस, तो बच गया कौन, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहीं का नहीं है, समझ में आया ना। तो देखो ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनस कहलाएगा, 90 डिग्री और ये पर्टिकुलर एंगल कंसिडर जो कर रहे हैं वो किस साइड पे, इस साइड पे, तो ये क्या होगा, बेस। H मतलब हाइपोटेनस में समझ लेना, ये बेस है, समझ में आया। और ये क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर। तो बताओ ये हाइपोटेनस है तो इसका लेंथ बता सकते हो ना तुम, कितना आएगा, कितना आएगा। हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो बेस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, ठीक है। किस जगह अप्लाई करें, यहाँ पे। तो बताओ यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ से यहाँ गया ना लाइट रे, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, म्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे बताओ म्यू, यहाँ पे क्या आएगा फिर साइन, कितना एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ IC, ठीक है। अभी जो किए थे स्नेल्स लॉ अप्लाई किए थे, ठीक है। साइन IC इज इक्वल टू, इधर बताओ यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे साइन 90 डिग्री, समझ में आया होता है साइन 90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, साइन IC का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे म्यू साइन IC इज इक्वल टू 1 साइन 90 क्या होगा 1। तो यहाँ से बताओ तो साइन IC का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन IC का वैल्यू 1/μ, 1/μ आ गया ना, साइन IC का वैल्यू 1/μ, ये हो गया साइन IC का वैल्यू। अच्छा तुमको जानना है यहाँ पे क्या जानना जरूरी है बताओ, ये R जानना जरूरी है ना। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है बताओ, H दिया हुआ था, म्यू दिया हुआ था, तो तुमको R जानना है। तो इस ट्रायंगल में बताओ तो R और H तो दिया हुआ है और जानना क्या है R। तो इस ट्रायंगल में बताओ तो ये H और R की मदद से बताओ तो ये H क्या है बेस और ये R क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, tan। tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, ठीक है। तो tan हम अगर ऐसा लिख दें tan IC अगर लिख दोगे, tan IC लिख दें तो tan IC बताओ क्या होगा, यहाँ पे tan लगाओ, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, तो क्या हो जाएगा बताओ R/H, है ना। लेकिन यहाँ दिक्कत है ना, tan IC का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन IC दिया हुआ है ना, हाँ देखो ध्यान से साइन IC का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो साइन IC का वैल्यू कितना दिया 1/μ, म्यू तो दिया हुआ है ना सवाल में, म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, कौन लिक्विड है तो 4/3 ये सब तो दिया है ना। तो कोई भी जो कैलकुलेशन करते हैं हम किसके टर्म में करेंगे, जो सवाल में दिया हुआ है उसके टर्म में करते हैं। 10 क्लास में पढ़े थे साइन थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो tan थीटा निकालो, cot थीटा निकालो, पढ़े थे ना। तो बताओ ये साइन IC का वैल्यू दे रखा है, तो बताओ tan IC का वैल्यू कैसे निकालो, क्योंकि यहाँ tan IC का वैल्यू चाहिए। tan IC का वैल्यू इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल लिए, अब tan IC का वैल्यू इस कंसेप्ट से निकाल लो ना, ठीक है। तो बताओ तो एक अपने से राइट ट्रायंगल बनाओ, तो एक अपने से राइट ट्रायंगल 10 क्लास का कंसेप्ट यूज होगा, एक अपने से यहाँ से विजिबल हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ लिख दे
यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले रहे, इस एंगल का नाम रख दे रहे आई सी, ठीक है। हाँ, साइन है ये, तो साइन में बताओ ये 90 डिग्री है, तो बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है म्यू, तो ये कितना आएगा, बेस कैसे निकलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो माइनस 1 का, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने से निकलता है। तो हाइपोटेनस के अलावा कोई चीज़ पूछे ना तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस में जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो माइनस परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़े होगे तुम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे पी निकालना है, पी कैसे निकलेगा बताओ, अंडर रूट में क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी निकालना है तो क्या करोगे, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर एच निकालना है तब क्या करते हो, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर बेस निकालना है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिए। अब किसी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड पता है तो 10 IC का वैल्यू निकाल बता सकते हो ना तुम, बताओ 10 IC का वैल्यू क्या होगा यहाँ से। 10 IC क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम लोग निकाल लिए साइन का वैल्यू और 10 का वैल्यू, और वहाँ पे हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ के टर्म में निकाल लिए डायमेंशन के टर्म में। तो बताओ 10 IC का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया आर बाई एच। तो आर का वैल्यू कितना होगा, आर इज इक्वल टू क्या आएगा एच बाई अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, यही वो रेडियस है, जितना रेडियस तक क्या होगा यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। एच तो दिया रहेगा ना सवाल में कि इतना हाइट तक पानी था इस टैंक में और उस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना था, तो ये वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं ना कि कितना रेडियस तक होगा। तो एरिया निकालना तो आसान काम है, तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ चमकीला रीजन इज इक्वल टू एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखो, ठीक है। तो पाई और आर, आर का वैल्यू क्या है एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा पाई एच स्क्वायर बाई इसका भी स्क्वायर करो तो क्या आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एरिया। इसको याद मत रखो, इसको याद रखो, समझ में आया रेडियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE का 2015 में, फिर 2020 में आया हुआ है, ठीक है, समझ गए। इसको बना लो जल्दी से, आज इतने रखते हैं, ठीक है ना, थैंक यू।